नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। दूसरी लहर के बाद से हमारे देश में कोरोना के मामलों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, लेकिन क्या अभी भी खतरा बना हुआ है? क्या अभी भी ये संभावना है कि कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा सकती है? ऐसे कई सवाल आप लोगों के दिमाग में भी जरूर चल रहे होंगे। तो आज ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। नमस्कार जी। डॉक्टर रेड्डी, देश में बड़ी संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है और ऐसे लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है जिनको पहले से कोरोना का संक्रमण हो चुका है, यानी उनके शरीर में प्राकृतिक तौर पर कोरोना के खिलाफ जो इम्यूनिटी होगी। तो क्या जो हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि हम लोग वो हासिल कर चुके हैं? जी नहीं, फिलहाल तो नहीं कह सकते। इसके कई सारे कारण हैं। पहला तो हर्ड इम्यूनिटी का स्तर जो है, अगर पहले समझा जाता था कि 60-70% लोगों को अगर इम्यूनिटी हो जाए किसी समुदाय में तो हर्ड इम्यूनिटी शायद आ जाएगा। मगर हर्ड इम्यूनिटी का भी वो जो स्तर जो है वो वायरस का इन्फेक्शन पैदा करने का गति पे आधारित है। पहला जो शुरू में जो वायरस आया था, वाइल्ड वायरस या वुहान वायरस जो कहते हैं, उसका गति अलग। उसके बाद में जो अल्फा वेरिएंट आया था यूके से, उसका गति थोड़ा उससे तेज थी, मतलब ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन पहुंचाती थी, 60-70% ज्यादा था उसका इन्फेक्टिविटी रेट। मगर डेल्टा वायरस जब आया तो उसका जो इन्फेक्टिविटी रेट जो है लोगों को संक्रमण पहुंचाने का, वो इन्फेक्शन पहुंचाने का, वो और भी तेज हो गई थी। अल्फा वेरिएंट के मुकाबले में भी 50% ज्यादा था। और जब ये जो इन्फेक्टिविटी बढ़ जाता है तो हम जो कहते हैं आर नंबर, वो भी बढ़ जाता है। और जो हर्ड इम्यूनिटी का जो थ्रेशोल्ड है, जो सीमा होती है जिसके ऊपर ही हम हर्ड इम्यूनिटी मान सकते हैं, तो वो भी 90% तक पहुंच गया है डेल्टा वेरिएंट के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि ये पूरा देश में एक ही स्तर पे नहीं, कई सारे शहर हैं जहाँ पे 90% से ज्यादा लोगों को एंटीबॉडीज का मौजूदगी पता चला है। और कई सारे ऐसे भी जगह हैं, खास करके छोटे शहर और ग्रामीण इलाके, जहाँ पे शायद 60% से कम लोगों को भी संक्रमण हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति जिनको खुद का कुदरती इम्यूनिटी नहीं बन पाया अभी तक, वैक्सीन के जरिए या इन्फेक्शन के जरिए, अगर ऐसे समुदाय का सदस्य हो जहाँ पे 90% तक है, तो जब तक वो समुदाय में रहेगा उसको रक्षा मिलेगी। मगर जब वो दूसरे यात्रा के लिए और व्यापार के लिए, किसी चीज के लिए, तो अगर उस समुदाय में केवल 50% तक ही लोगों को इम्यूनिटी पैदा हुआ है और वायरस अभी भी घूम रहा है, तो इस व्यक्ति को कोई रक्षा नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग वैक्सीन पे जोर देते रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि भारत में कुल मिला के पूरा देश में हर्ड इम्यूनिटी अभी तक पहुंचा नहीं है। जी, डॉक्टर साहब, ये हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने से होता क्या है? क्या जब देश में हर्ड इम्यूनिटी लोग हासिल कर लेंगे तो स्थितियां फिर किस तरह से बदल जाएंगी? जब हर्ड इम्यूनिटी हो जाता है, मतलब बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी हो जाता है, तो वायरस जब एक दूसरे से और एक व्यक्ति को संक्रमित करने का उसका शक्ति कम हो जाती है। वायरस जहां पे भी घूमने का कोशिश करता है, उसको एक इम्यून व्यक्ति का शरीर से ही टकराव होता है और उसको इन्फेक्शन पैदा नहीं करता, या पैदा भी करे तो ज्यादा मात्रा में नहीं कर पाता। तो इसीलिए वायरस का संक्रमण का जो रेट है, गति है, वो काफी धीमी हो जाती है और बाकी लोग भी बच जाते हैं उसके वजह से। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि अगर किसी समुदाय में
बहुत ही ज्यादा लोगों को, अभी 90% की बात हो रही थी, उनको अगर इम्यूनिटी प्राप्त हो जाए तो फिर वायरस रुक जाता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने का उसका शक्ति कम हो जाता है या बिल्कुल रुक जाता है, तो उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं हम। मगर और एक बात है, जी अगर नए वेरिएंट्स आ जाएं जिनमें और तेजी से फैलने का शक्ति भी हो और उसके साथ इम्यूनिटी से भी टकराने का शक्ति हो, अगर इम्यूनिटी का प्रभाव कम हो जाता है वेरिएंट्स के खिलाफ, तब हर्ड इम्यूनिटी का भी जो रक्षा है वो कम हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, क्या अभी दुनिया में किसी भी देश में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी हासिल हो गई है या हासिल कर ली है वहाँ के लोगों ने? जी नहीं, अभी तक किसी भी देश में नहीं हुआ है। जो हम सोच रहे थे या कम से कम वो सरकार कह रहे थे कि ब्रिटेन में हो गया है, अभी देखिए ब्रिटेन में फिर केसेस इतने तेजी से बढ़ रहे हैं अभी डेल्टा वेरिएंट के प्रवेश के बाद में। और इसी प्रकार का अमेरिका में भी ऐसे इलाकों में जहाँ पे वैक्सीनेशन ज्यादा नहीं हुआ, वहाँ पे भी केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कोई ऐसा देश नहीं है जो अब कह सकता है विश्वास के साथ कि हमें हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त हुआ है, हम बिल्कुल सुरक्षित है और हमें और किसी वायरस से, इस वायरस से या किसी वेरिएंट से कोई खतरा नहीं है। इस स्थिति में कोई भी देश नहीं है अभी फिलहाल। जी डॉक्टर साहब, हर्ड इम्यूनिटी तो हम लोगों ने हासिल नहीं की है, लेकिन क्या ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस जो है वो पैंडेमिक से अब एंडेमिक स्टेज में आ गया है? क्योंकि इसको लेकर भी काफ़ी बात हो रही है, और थोड़ा सा एंडेमिक स्टेज होता क्या है ये भी आप हमें थोड़ा समझा सके तो। जब वायरस का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा लोगों को वो संक्रमित करता है और बीमार बना देता है, तो तब उसको हम उसे एपिडेमिक कहते हैं, या और कई सारे देशों में जब फैलता है वो हमें उसे पैंडेमिक कहते हैं। मगर जब वायरस हमारे साथ ही रहने लगता है और उससे कई सारे लोगों को गंभीर बीमारी होने का खतरा नहीं होता, कुछ लोगों को तो होता ही है, रहता है सालाना, मगर उनका संख्या भी कम होती है, तब हम कहते हैं कि एंडेमिक हो गया। मतलब ये वायरस हमारे साथ रहने का उसको सीख मिल गया है, या और हमें भी उसको उसके साथ रहने का सीख मिल गया है। अब इस प्रकार का खतरा नहीं है कि वो बहुत सारे लोगों को बीमार कर दे, बहुत सारे लोगों को अस्पताल भेज दें, तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं। अभी क्या एंडेमिसिटी हुई है भारत में, कहना मुश्किल है। लगता है कि वायरस जो डेल्टा वेरिएंट सारा दुनिया में अब काफी प्रबल है, उससे हमारा काफी हद तक परिचय हो चुका है और वैक्सीन से भी रक्षा मिल रहा है। तो काफी हद तक कई सारे लोगों को भारत में भी मेरे ख्याल से इस प्रकार का रक्षा मिल चुकी है। मगर हमें और एक बात भी याद रखना चाहिए, ये इम्यूनिटी जो है वो कई साल रहने वाला इम्यूनिटी नहीं है, चाहे वैक्सीन से हो या चाहे इन्फेक्शन से हो सकता है 1 साल के अंदर वो इम्यूनिटी का स्तर कम हो जाए, तो तब दूसरे केसेस फिर आ सकते हैं, और नया वेरिएंट अगर प्रवेश किया तो तभी भी केसेस उभर सकते हैं। तो इसलिए हमें अभी भी काफी सतर्क रहना चाहिए, भीड़ भाड़ में न चला जाए और अभी मास्क पहन के बाहर इलाकों में हम चले। एंडेमिसिटी हो सकता है कि आने वाला है या कुछ हद तक आ चुका है, मगर अभी विश्वास के साथ ये कहना मुश्किल है कि खतरा टल गया है, और हम ऐसा मान के चले कि ये वायरस बहुत हल्के रूप में हमारे साथ रहने वाला है। हो सकता है उसका प्रकोप बढ़ सकता है नए वेरिएंट के रूप में। जी, तो डॉक्टर साहब, ये जो एंडेमिसिटी है, इसको अगर आप आसान भाषा में कहें तो ये इसका मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो कोरोना वायरस है ये आम सर्दी जुकाम की तरह हो जाएगा? जी बिल्कुल, मगर कितना समय लगेगा इस परिवर्तन के लिए कहना मुश्किल है। अब देखिए कई सारे वायरसेस अभी कोरोना के परिवार के ही हैं, 4 वायरसेस जो सर्दी जुकाम पैदा करते हैं। ये शायद हमारे साथ काफी सालों से रह चुके हैं, कुछ मेरे ख्याल से कुछ शताब्दियों से रह चुके हैं हमारे यहाँ। तो उनको कितना देर लगा उस परिवर्तन में, एक खतरनाक वायरस से एक मामूली सा वायरस बनने के लिए, सर्दी वाला वायरस बनने के लिए, कहना मुश्किल है। ये तो नया वायरस है,
तकरीबन 2 साल भी नहीं हुए वो हमारे यहाँ प्रवेश किए हुए, तो उसका जरूर परिवर्तन होगा, और परिवर्तन में कितना समय लगेगा कहना मुश्किल है। इसीलिए अभी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर हम सबको वैक्सीन लगा दें और कुछ महीनों तक अभी भी ये वायरस को आसानी से फैलने न दे, मास्क पहनते हुए और भीड़ भाड़ में नहीं शामिल होते हुए, तब वायरस के ऊपर जोर पड़ेगा अपना ही स्वभाव बदलने का। क्योंकि वायरस को भी अगर हमारे साथ रहना है तो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मार सकता, क्योंकि अगर बहुत ही कम लोगों को संक्रमित कर सकता है तो उनमें गंभीर और तीव्र बीमारी नहीं पैदा कर सकता। तो वायरस का स्वभाव बदलने के लिए हमारे जो स्वभाव है और हम जो कामकाज करते हैं तो उसका भी प्रभाव होता है। तो इसीलिए हमें भी वायरस के ऊपर जोर डालना चाहिए कि वो अपना स्वभाव बदले। डॉक्टर रेड्डी, कोरोना के मामले जिस वक्त ज़्यादा थे, उस वक्त हमने ये देखा था कि कोरोना संक्रमण होने के बाद उसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी दवाएं उपलब्ध नहीं थी। क्या अब इस दिशा में दुनिया भर में रिसर्च हुई है? क्या अब बेहतर दवाएं उपलब्ध हैं? जी, काफी तेजी से रिसर्च हुई है, कई सारे ट्रायल्स हुए हैं, बहुत ही बड़े संख्या में जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं इसमें, ये भाग लिए हैं इन ट्रायल्स में दुनिया में कई सारे देशों में। तो उससे ये पता चला कि एक जो डेक्सामेथासोन है, स्टेरॉइड्स है, उससे जो अस्पताल में भर्ती है इंटेंसिव केयर में कई सारे लोगों को मौत से बचाता है। और उसके बाद में एक आध और भी दवाइयां निकले हैं जो इस प्रकार के गंभीर इंटेंसिव केयर में जो गंभीर बीमारी के साथ दाखिल होते हैं तो उनको भी उनके बचाव के लिए भी कुछ दवाइयां निकले हैं। और कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी निकले हैं। अगर वायरस का संक्रमण हुआ है, जल्द ही वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देने से वायरस की संख्या कम हो जाती है तुरंत और गंभीर बीमारी पैदा नहीं होता। और अभी अभी कुछ गोलियां भी मिलने लगे हैं टैबलेट्स के रूप में, जिसका भी इसी प्रकार का असर है कि अगर गंभीर बीमारी ना हो, हल्की सी या मॉडरेट बीमारी हो, तो उनमें ये दवाइयां इस्तेमाल करने से हॉस्पिटल जाने का खतरा या मौत का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। तो इस प्रकार के टैबलेट्स भी अभी शायद मार्केट में आई है। तो काफी रिसर्च चल रहा है और काफी हद तक कामयाबी मिल चुकी है, बट और भी खोज हो रहा है इस मामले में। यानी कि डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं कि अब अगर संक्रमण हो भी जाता है तो उस तरह का खतरा जैसा पहले था उस तरह का खतरा अब नहीं लोगों पर आएगा। काफी हद तक अभी पता चल गया है कि किस प्रकार के साधन से हम लोगों का जान बचा सकते हैं, प्राण बचा सकते हैं। ऑक्सीजन ही देख लीजिए, ऑक्सीजन समय पे ठीक तरीके से देने से ही कई लोगों को फायदा हो सकता है। और इस प्रकार के दवाइयां जो इस्तेमाल करना है, अगर आवश्यकता हो अस्पताल में या मौका मिले तो घर में ही उनका प्रयोग करने से भी काफी हद तक प्राण बचा सकते हैं और गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। तो काफी हद तक विज्ञान का प्रगति हुई है पिछले 2 साल में, जिससे कि हमें काफी नए साधन मिल चुके हैं और विश्वास है कि और भी नए साधन मिलेंगे आने वाले महीनों में। डॉक्टर साहब, एक जो समस्या इस वक्त आती है वो ये है कि ठंड के मौसम में अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जो प्रदूषण का स्तर है वो कई वजहों से ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसे समय में जब प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है, क्या ये जो कोरोना वायरस है इसके भी तेजी से बढ़ने का खतरा होता है? क्या प्रदूषण से और वायरस में कोई कनेक्शन है डॉक्टर साहब ऐसा? बिल्कुल है। इसमें 3 बातों पे ध्यान रखिएगा। एक तो ठंड के महीने में हवा भी भारी हो जाती है और तेज गति से नहीं चल पाती, हवा का प्रवाह भी काफी धीमी हो जाती है और उसमें वायरसेस काफी देर तक बादल बन के या वायरल क्लाउड्स बन के मंडराते रहते हैं, तेजी से हवा के झोंके से बह नहीं जाते। दूसरी बात यह है कि ठंड के वजह से ये वायरस क्लाउड्स भी जल्दी ऊपर नहीं उठते, हमारे
करीब ही रहते हैं, ग्राउंड के आसपास ही रहते हैं। और तीसरी बात यह है कि ठंड के मौसम में वायरसेस का संख्या भी बढ़ जाती है, उसका मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ जाती है। और ठंड में हमारा खुद का इम्यूनिटी, कुदरती इम्यूनिटी भी जो है वो कम हो जाती है। और इसके साथ साथ और एक चिंताजनक विषय भी है कि कई सारे जगहों पे, खास करके उत्तर भारत में ठंड के मौसम में प्रदूषण भी बढ़ जाता है हवा का। और जब प्रदूषण बढ़ जाता है, खराब हो जाते हैं, और प्रदूषण के जो पार्टिकल्स हैं और जो वायरस के पार्टिकल्स जो हैं, वो दोनों मिलजुल के एक क्लाउड्स बन जाते हैं जो धरती के आसपास ही मंडराते रहते हैं और लोगों को बीमार बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें कोरोना का संक्रमण हो चुका है, खासकर वो लोग जिनके फेफड़े कोरोना से प्रभावित हुए थे और उनको फेफड़ों को काफ़ी नुकसान हुआ था, ऐसे लोगों के लिए प्रदूषण कितना खतरनाक हो सकता है? जिनके फेफड़े ऑलरेडी बीमारी से काफी तक घायल हो चुके हैं, तो उनमें ये कोरोना का बीमारी होने से अगर फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है या फेफड़ों के खून के नालियों में थ्रोम्बोसिस या खून गाढ़ा बन के जम जाता है, तो तब फेफड़े का काम और भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमें और भी ध्यान रखना चाहिए। केवल ये कोरोना का वायरस ही नहीं, अगर इन्फ्लुएंजा वायरस भी अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है, कि ऐसे व्यक्तियों में जिनके पहले से ही फेफड़ों का बीमारी मौजूद है, तो उनका खतरा और भी बढ़ जाता है। जो लोग अगर धूम्रपान करते हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे फेफड़े और भी खराब हो जाएंगे। तो फेफड़े का बचाव भी करना बिल्कुल आवश्यक है, प्रदूषण से भी और वायरस से भी। डॉक्टर साहब, उस पर अगर आप थोड़ा सा हम लोग को गाइडेंस दे सकें कि ऐसे लोगों को किस तरह की सावधानी इस समय बरतनी चाहिए जिसमें प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं लोग अपनी तरफ से? एक तो बाहर ठंड में बहुत ज्यादा न घूमें, और दूसरा मास्क पहन के चलें, ताकि वायरस से भी और प्रदूषण से भी मास्क के जरिए बचाव मिल सकता है। और घर में जब है, खास करके डीप ब्रीदिंग, मतलब गहरा सांस लेने का ये आदत बना के रखें, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से सांस, जो प्राणायाम जैसा जो होता है, प्राणायाम जैसा करने से फेफड़े के लिए भी फायदा होता है और फेफड़े का शक्ति बढ़ जाता है हवा भरने का और हवा निकालने का। और प्रदूषण के पार्टिकल्स या वायरस के पार्टिकल्स अगर फेफड़े में प्रवेश भी कर जाए, तो वो उस प्रकार के गहरा सांस से बाहर निकालना आसान हो जाता है। तो ये चीजें हैं, उनको सावधानी से बरतनी चाहिए। मगर और एक भी बात भी है, पौष्टिक आहार भी लेना आवश्यक है। उससे भी हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाता है और फेफड़ों को भी रक्षा मिलता है। मतलब ताज़ा फल, ताज़ा सब्जी, नट्स, इस प्रकार की चीजें खाएं, तो फिर उससे इम्यूनिटी बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।